नमस्कार दोस्तों। अपनी पाठशाला चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो कैसे हो मित्रों? मैं आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और निरंतर अपनी पढ़ाई में लगे हुए होंगे। तो मित्रों, मैं फिर से हाजिर हूं एक नई क्लास के साथ में। और आज का अपना टॉपिक होगा हिंदी गद्य साहित्य का उद्भव और विकास। यानी आज की कक्षा में हम चर्चा करने वाले हैं गद्य साहित्य से ले गद्य साहित्य को लेकर के, और गद्य साहित्य का जो प्रारंभिक उद्भव और विकास है, आज की कक्षा में उन्हीं की चर्चा करेंगे। क्योंकि कल एक दो भाई बहनों का कमेंट्स आया था कि सर आप गद्य साहित्य भी करवा दीजिए। तो हम आज की कक्षा से शुरू कर रहे हैं गद्य साहित्य का उद्भव और विकास। इसके बाद पढ़ेंगे कहानी विधा, निबंध विधा, उपन्यास विधा, जितनी भी यात्रा वृत्तांत संस्मरण है, इन सभी का अध्ययन करते रहेंगे। और मित्रों, साथ साथ में प्रगतिवाद, छायावाद, द्विवेदी युग, इनके जो लेखक और कवि हैं, इनका जीवन परिचय भी पढ़ते रहेंगे। तो मित्रों, शुरू करें आज की क्लास का पहला प्रश्न। चंपू काव्य। और मित्रों याद रखिएगा, चंपू काव्य यानी गद्य पद्य मिश्रित जो रचना होती है उसे हम चंपू काव्य कहते हैं। तो चंपू काव्य की प्राचीनतम रचना कौन सी है? चंपू काव्य की प्राचीनतम रचना कौन सी है, यानी गद्य पद्य मिश्रित जो प्रथम रचना है वह कौन सी है? तो इसका सही उत्तर होगा राउल वेल। और इस राउल वेल के रचयिता का नाम पूछ लिया जाए तो रोड़ा कवि, यानी राउल वेल की रचना रोड़ा कवि ने की थी। और मित्रों, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि राउल वेल से ही हिंदी में नखशिख जो परंपरा है उसका परिवर्तन हुआ था। यानी आपसे प्रश्न पूछ लिया जाए कि किस रचना से हिंदी की नखशिख परंपरा का परिवर्तन हुआ, तो इसका सही उत्तर होगा फिर राउल वेल। अब बात करें आज के अगले प्रश्न की। उक्ति व्यक्ति प्रकरण के लेखक कौन हैं? उक्ति व्यक्ति प्रकरण के लेखक कौन हैं? तो इसका सही उत्तर होगा दामोदर शर्मा। मित्रों याद रखिएगा कि उक्ति व्यक्ति प्रकरण भी एक गद्य रचना है और इसके लेखक दामोदर शर्मा है। अगला प्रश्न, यानी आज की कक्षा में जो रचनाएं हम पढ़ेंगे ये केवल गद्य साहित्य से संबंधित है। मैथिली हिंदी में रचित गद्य की पुस्तक वर्ण रत्नाकर के लेखक कौन है? यानी मैथिली हिंदी में रचित गद्य की पुस्तक वर्ण रत्नाकर के लेखक कौन है? तो इसका सही उत्तर होगा ज्योतिश्वर ठाकुर। मित्रों याद रखिएगा कि जो वर्ण रत्नाकर रचना है ये व्याकरण संबंधी रचना है, और वर्ण रत्नाकर को मैथिली का विश्वकोश भी कहा जाता है। अगर आपसे प्रश्न पूछ लिया जाए कि निम्न में से कौन सी रचना को मैथिली का विश्वकोश कहा जाता है, तो फिर इसका सही उत्तर होगा वर्ण रत्नाकर। अगला प्रश्न, ब्रज भाषा में रचित गद्य की प्रमुख भक्तिकालीन रचनाएं कौन कौन से हैं? यानी ब्रज भाषा में रचित गद्य की प्रमुख भक्तिकालीन रचनाएं कौन कौन सी है? तो मित्रों इस प्रश्न का सही उत्तर होगा, यानी ये जो रचनाएं मैंने नीचे लिखी है ये सारी की सारी रचनाएं ब्रज भाषा में होने के साथ साथ ये गद्य की रचनाएं भी है। तो सबसे पहले रचना की बात करें तो श्रृंगार रस मंडल। मित्रों ये श्रृंगार शब्द, ये टाइपिंग की वजह से थोड़ा मिस्टेक हो रहा है इसमें। तो श्रृंगार जो शब्द होगा इस ये शुद्ध रूप से, ये जो रे लगा है ना यहाँ पर, ये रे नहीं आएगा यहाँ, यानी सीधा लिखा जाएगा श्रृंगार। तो आप शुद्ध रूप से भी याद रखिएगा कि श्रृंगार शब्द शुद्ध कैसे लिखा जाता है। तो श्रृंगार रस मंडन, ये मंडन की रचना गोस्वामी विठल नाथ ने की थी। यानी श्रृंगार रस मंडन की रचना गोस्वामी विठल नाथ ने की। सिद्धांत विचार की बात करें तो यह ध्रुव दास की रचना है, और अष्टयाम की रचना नाभादास ने की थी। और ये प्रश्न भी बार बार परीक्षा में पूछा जाता है। और परमार्थ वचनिका जो गद्य रचना है ब्रजभाषा की, इसके रचयिता बनारसी दास जैन हैं। तो इन चारों रचनाओं को याद रखिएगा कि ये ब्रजभाषा में रचित गद्य की प्रमुख रचनाएं हैं। अगला प्रश्न, खड़ी बोली गद्य का प्रारंभिक रूप कहाँ से मिलता है? खड़ी बोली
गद्य का जो प्रारंभिक रूप है वह कहाँ से मिलता है? तो इसका सही उत्तर होगा दक्षिणी भारत से। मित्रों याद रखिएगा कि दक्षिणी भारत में मुल्ला वजही ने सर्वप्रथम खड़ी बोली में गद्य की रचना की थी। इसलिए खड़ी बोली में दक्षिणी प्रारंभिक रूप की बात कर ली जाए तो दक्षिणी भारत में इसका उद्भव हुआ, और वहाँ के जो लेखक थे मुल्ला वजही, उन्होंने खड़ी बोली में सर्वप्रथम गद्य में रचना की थी। अब बात करें अगले प्रश्न की। उत्तर भारत में खड़ी बोली गद्य की प्रथम रचना कौन सी है? उत्तर भारत में खड़ी बोली गद्य की प्रथम रचना कौन सी है? तो इसका सही उत्तर होगा चंद छंद वर्णन की महिमा। मित्रों याद रखिएगा कि अकबर के दरबारी कवि गंग द्वारा 1570 में एक रचना लिखी गई जो खड़ी बोली में गद्य की प्रथम रचना मानी जाती है, और उस रचना का नाम है चंद छंद वर्णन की महिमा, जो उत्तर भारत की प्रथम खड़ी बोली की रचना मानी जाती है। और अगर पूर्वी भाग की बात करें कि खड़ी बोली के गद्य से पूर्वी या पूर्व हिंदी में ब्रजभाषा में गद्य का अव्यवस्थित रूप मिलता है। यानी पूर्वी हिंदी की बात करें तो इसमें गद्य का कोई उल्लेख नहीं मिलता, और उल्लेख मिलता भी तो वो अव्यवस्थित है। अगला प्रश्न, दक्षिणी गद्य की प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी है? दक्षिणी गद्य की प्रमुख रचनाएं यानी प्रमाणिक जो रचनाएं हैं वो कौन कौन सी हैं? तो इसका सही उत्तर होगा मेराजुल। और मित्रों इसके रचयिता, रचना का नाम है मेराजुल, और इसके रचयिता की बात करें तो गेसु दराज। यानी मेराजुल जो गद्य की रचना है दक्षिणी गद्य की, इसके रचयिता गेसु दराज हैं। और फिर अगली रचना की बात करें तो कलमीतुल हकायक, ये जो गद्य की रचना है इसके रचयिता की बात करें तो बुरहानुद्दीन जानम इसके रचयिता है। अगला प्रश्न, राजस्थानी गद्य रचनाओं में अचल दास खिचीरी वचनिका का लेखक कौन है? यानी राजस्थानी गद्य रचनाओं में अचल दास खिचीरी वचनिका के लेखक कौन है? तो मित्रों इसका सही उत्तर होगा शिवदास चारण। यानी राजस्थानी गद्य रचनाओं की अगर आपसे प्रश्न पूछ लिया जाए कि राजस्थानी में प्राप्त गद्य रचना कौन सी है, तो अचल दास खिचीरी वचनिका, और इसके लेखक शिवदास चारण। अब बात करें आज के अगले प्रश्न की। प्रमाणित खड़ी बोली गद्य की प्रथम रचना कौन सी मानी जाती है? प्रमाणित खड़ी बोली गद्य की प्रथम रचना कौन सी मानी जाती है? तो इसका सही उत्तर होगा भाषा योग वशिष्ठ। और मित्रों इसकी रचना 1741 ईस्वी में राम प्रसाद निरंजनी द्वारा की गई। यानी भाषा योग वशिष्ठ जो रचना है ये प्रमाणित खड़ी बोली गद्य की प्रथम रचना है। 1741 में इसका रचना काल है, और इसके रचयिता की बात करें तो राम प्रसाद निरंजनी इसके रचयिता है। अगला प्रश्न, आधुनिक खड़ी बोली हिंदी गद्य का जनक किसे माना जाता है? आधुनिक खड़ी बोली हिंदी गद्य का जनक किसे माना जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा भारतेंदु हरिश्चंद्र। और मित्रों भारतेंदु हरिश्चंद्र के जो यानी भारतेंदु युग और इसके जो प्रमुख कवि लेखक हैं, इनका वर्णन भी यानी इनसे संबंधित जो क्लासें हैं मैंने अपने YouTube चैनल पर डाल रखी है, और प्ले लिस्ट भी बनी हुई है, तो आप वहां जाकर के भारतेंदु युग का विस्तार से अध्ययन कर सकते हो, और इससे जुड़े हुए जितने भी लेखक हैं उनका भी मैंने वहां पर जीवन परिचय दिया है। अगला प्रश्न, आधुनिक हिंदी गद्य का पूरा आभास 19वीं सदी के किन दो लेखकों से प्राप्त होता है? यानी आधुनिक हिंदी गद्य का पूरा आभास 19वीं सदी के वे कौन से दो लेखक हैं जिनसे खड़ी बोली का पूरा आभास प्राप्त होता है?
तो इसका सही उत्तर होगा मुंशी सदा सुखलाल व सदल मिश्र। मित्रों, मुंशी सदा सुखलाल और सदल मिश्र इनके द्वारा रचित जो रचनाएं हैं वो खड़ी बोली की यानी आधुनिक जो हिंदी है उसकी प्रसिद्ध रचनाएं हैं और इनकी रचनाओं से ही खड़ी बोली का या हिंदी गद्य का पूरा आभास प्राप्त होता है। अगला प्रश्न, राजस्थानी का कौन सा साहित्य हिंदी गद्य के लिए प्रसिद्ध है? राजस्थानी का कौन सा साहित्य हिंदी गद्य के लिए प्रसिद्ध है? तो इसका सही उत्तर होगा वात साहित्य। अगला प्रश्न, 19वीं सदी के खड़ी बोली गद्य लेखन में किस कॉलेज का महत्वपूर्ण योगदान रहा? यानी 19वीं सदी के खड़ी बोली गद्य के लेखन में किस कॉलेज का महत्वपूर्ण योगदान रहा? तो इसका सही उत्तर होगा फोर्ट विलियम कॉलेज, जिसकी स्थापना 1810 ईस्वी मानी जाती है। अगला प्रश्न, विशुद्ध संस्कृत निष्ठ हिंदी का समर्थन किसने किया है? विशुद्ध संस्कृत निष्ठ हिंदी गद्य का समर्थन किसने किया? तो इसका सही उत्तर होगा राजा लक्ष्मण सिंह ने। अगला प्रश्न, पद्म पुराण रचना के रचयिता कौन है? यानी पद्म पुराण भाषानुवाद रचना के रचयिता कौन है? तो इसका सही उत्तर होगा पंडित दौलत राम। अगला प्रश्न, गोस्वामी गोकुल नाथ द्वारा ब्रजभाषा गद्य में रचित पुस्तक कौन कौन सी है? यानी गोस्वामी गोकुल नाथ द्वारा ब्रजभाषा गद्य में रचित पुस्तकें कौन कौन सी है? तो इसका सही उत्तर होगा 84 वैष्णवन की वार्ता और दूसरी रचना है 252 वैष्णवन की वार्ता। अगला प्रश्न, गद्य रचना सूरदास की वार्ता के रचयिता कौन है? गद्य रचना सूरदास की वार्ता के रचयिता कौन है? तो इसका सही उत्तर होगा हरि राय। अगला प्रश्न, 19वीं सदी के प्रारंभ में खड़ी बोली गद्य के 4 लेखक कौन कौन से माने गए हैं? 19वीं सदी के प्रारंभ में खड़ी बोली गद्य के 4 लेखक कौन कौन से माने गए हैं, या फिर खड़ी बोली को एक साथ आगे बढ़ाने वाले 4 लेखक या लेखक चतुष्टय कौन माने गए हैं? तो मित्रों, पहले लेखक की बात करें तो मुंशी सदा सुखलाल, दूसरे ईसा अल्लाह खां, तीसरे लेखक लल्लू लाल और चौथे हैं सदल मिश्र। मित्रों, इन चारों लेखकों का नाम याद रखिएगा क्योंकि इनसे वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछा जाता है कि निम्न में से कौन सा लेखक हिंदी खड़ी बोली गद्य को आगे बढ़ाने वालों में शामिल नहीं है। तो इन चारों को याद रखिएगा, मुंशी सदा सुखलाल, ईसा अल्लाह खां, लल्लू लाल और सदल मिश्र। अगला प्रश्न, सदा सुखलाल की खड़ी बोली गद्य की रचना कौन सी है? सदा सुखलाल की खड़ी बोली गद्य की रचना कौन सी है? तो इसका सही उत्तर होगा सुख सागर। अगला प्रश्न, वाद की समय सीमा क्या मानी गई है? प्रयोगवाद की समय सीमा क्या मानी गई है? तो इसका सही उत्तर होगा 1943 ईस्वी से 1952 ईस्वी तक। यानी प्रयोगवाद की जो समय सीमा है वो 1943 से लेकर 1952 ईस्वी तक है। अगला प्रश्न, हिंदी में प्रयोगवाद का आगमन किस आंदोलन के फलस्वरूप हुआ? यानी हिंदी में प्रयोगवाद का आगमन किस आंदोलन के फलस्वरूप हुआ? तो इसका सही उत्तर होगा ब्रिटेन के न्यू सिग्नेचर आंदोलन के तहत। यानी ब्रिटेन में एक आंदोलन चला था, उसका नाम था न्यू सिग्नेचर, और उसी आंदोलन की तर्ज पर हिंदी में एक आंदोलन का आगमन हुआ, उसका नाम है प्रयोगवाद। मित्रों, आप याद रखिएगा कि हिंदी में प्रयोगवाद का आगमन ब्रिटेन के न्यू सिग्नेचर आंदोलन के फलस्वरूप माना जाता है। 1932 में स्टेफेन स्पेंडर और ओडेन एम्पसन एवं लेहमैन ने मिलकर एक संयुक्त काव्य संकलन जिसका नाम है न्यू सिग्नेचर के नाम से प्रकाशित करवाया, और इसी काव्य संकलन से प्रयोगवाद साहित्य का बीजारोपण माना जाता है। अब बात करें आज के अगले प्रश्न की।
प्रयोगवाद को प्रगतिवाद की प्रतिक्रिया फलस्वरूप उत्पन्न किसने माना है? प्रयोगवाद को प्रगतिवाद की प्रतिक्रिया स्वरूप उत्पन्न किसने माना है? तो इसका सही उत्तर होगा डॉक्टर नामवर सिंह, डॉक्टर नगेंद्र, डॉक्टर रामविलास शर्मा और डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त। मित्रों, आप सभी याद रखिएगा कि डॉक्टर नामवर सिंह, डॉक्टर नगेंद्र, रामविलास शर्मा और डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त के अलावा विलोचन शर्मा ने भी प्रयोगवाद को प्रगतिवाद की प्रतिक्रिया फलस्वरूप उत्पन्न माना है। अगला प्रश्न, प्रयोगवाद का मूलाधार व्यक्तिकता एवं मनोविश्लेषणवाद को किसने माना है? यानी प्रयोगवाद का मूल आधार व्यक्तिकता एवं मनोविश्लेषणवाद को किसने माना है? तो इसका सही उत्तर होगा डॉक्टर बच्चन सिंह। और मित्रों, अब इससे संबंधित यानी विभिन्न विद्वानों के अनुसार प्रयोगवाद के मूलाधार क्या क्या रहे हैं, यानी जो भी विद्वान हुए उन्होंने प्रयोगवाद के मूल आधार क्या क्या बताए हैं। तो मित्रों, नवीन कल्पना, यानी प्रयोगवाद की मूल आधार नवीन कल्पना को किसने माना है? तो इसका सही उत्तर होगा नलिन विलोचन शर्मा, यानी नए से शुरू होने वाला नलिन विलोचन शर्मा। और बात करें आगे फिर नवीन भाव एवं भाषा शैली, यानी नवीन भाव एवं भाषा शैली को किसने माना? तो नंद दुलारे वाजपेयी ने। केवल नवीन कल्पना शब्द आता है तो नलिन विलोचन शर्मा, लेकिन नवीन भाव के साथ में अगर भाषा शैली भी जुड़ गई तो हो जाएगा नंद दुलारे वाजपेयी। और अतिबौद्धिकता, यानी प्रयोगवाद का मूल आधार अतिबौद्धिकता किसने मानी है? तो इसका सही उत्तर होगा गजानंद माधव मुक्तिबोध ने। अब बात करें आज के अगले प्रश्न की, प्रयोगवाद को कविता का भंजक किसने कहा है? प्रयोगवाद को कविता का भंजक किसने कहा है? तो इसका सही उत्तर होगा नंद दुलारे वाजपेयी ने। और मित्रों, याद रखिएगा कि डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त ने प्रयोगवाद एवं नई कविता दोनों के लिए संयुक्त रूप से अति यथार्थवादी शब्द का प्रयोग किया है। अगर आपसे प्रश्न पूछ लिया जाए कि प्रयोगवाद के लिए अति यथार्थवादी शब्द का प्रयोग किसने किया? तो इसका सही उत्तर होगा डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त। आज की क्लास का अगला प्रश्न, प्रयोगवाद सामाजिक मान्यताओं एवं कलाओं के प्रति नवीन दृष्टिकोण है। प्रयोगवाद सामाजिक मान्यताओं एवं कलाओं के प्रति नवीन दृष्टिकोण है, यह कथन किसका है? तो इसका सही उत्तर होगा अज्ञेय का। और मित्रों, आप सभी से एक प्रश्न कि अज्ञेय का पूरा नाम क्या है, यानी अज्ञेय का पूरा नाम क्या है? इस प्रश्न का उत्तर आप हमें कमेंट्स में दीजिए। अगला प्रश्न, प्रयोगवाद को पाश्चात्य साहित्य के प्रतीकवाद का अनुकरण किसने माना है? प्रयोगवाद को पाश्चात्य साहित्य के प्रतीकवाद का अनुकरण किसने माना है? तो इसका सही उत्तर होगा शिव सिंह चौहान ने। अगला प्रश्न, प्रयोगवाद शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया? प्रयोगवाद शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया? तो इसका सही उत्तर होगा आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी ने अपने निबंध प्रयोगवादी रचनाओं में। मित्रों, याद रखिएगा कि आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी ने एक निबंध लिखा था और उस निबंध का शीर्षक था प्रयोगवादी रचनाएं। और ये प्रयोगवादी जो शब्द है, इस शब्द का प्रयोग करने वाले पहले व्यक्ति नंद दुलारे वाजपेयी थे। अब बात करें आज के अगले प्रश्न की, आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी का निबंध प्रयोगवादी रचनाएं कब प्रकाशित हुआ? कि आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी का जो प्रयोगवादी रचनाएं निबंध है, ये कब प्रकाशित हुआ? तो इसका सही उत्तर होगा
1945 ईस्वी में सरस्वती पत्रिका में, यानी आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी का प्रयोगवादी रचनाएं जो निबंध है ये 1945 में सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित हुआ। अब बात करें आज के अगले प्रश्न की। प्रयोगवाद बैठे ठालों का धंधा है, यानी प्रयोगवाद बैठे ठालों का धंधा है, यह कथन किसका है? तो इसका सही उत्तर होगा आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी का। अब बात करें आज के अगले प्रश्न की। अज्ञेय ने इस विचारधारा के लिए, यानी अज्ञेय ने इस विचारधारा के लिए प्रयोगवाद शब्द का विरोध करते हुए इसके लिए कौन से शब्द का प्रयोग किया? मित्रों, जो अज्ञेय है इन्होंने प्रयोगवाद के लिए प्रयोगवाद शब्द का विरोध किया, और उन्होंने इस शब्द के लिए कौन सा शब्द प्रयोग किया है? तो इसका सही उत्तर होगा नई कविता। अब बात करें आज के अगले प्रश्न की। प्रयोगवाद का प्रवर्तन अज्ञेय के द्वारा संपादित प्रथम तार सप्तक से माना जाता है। प्रथम तार सप्तक का प्रकाशन कब हुआ? यानी प्रयोगवाद का जो प्रवर्तन है यह सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय के द्वारा संपादित प्रथम तार सप्तक से माना जाता है। तो मित्रों, आप हमें बताइएगा कि प्रथम तार सप्तक का प्रकाशन कब हुआ? तो इसका सही उत्तर होगा 1943 ईस्वी में। मित्रों, आपको बता दें कि अज्ञेय ने 4 तार सप्तक निकाले थे, और ये जो 4 तार सप्तक है इनमें जो पहला तार सप्तक है इसे केवल तार सप्तक के नाम से जाना जाता है, और यह 1943 ईस्वी में निकाला गया था। अब बात करें आज के अगले तथ्यों की। यानी अज्ञेय द्वारा संपादित तार सप्तक निम्न प्रकार हैं। यानी अज्ञेय द्वारा जो तार सप्तक निकाले गए वह निम्न है। तार सप्तक, यानी पहला सप्तक जिसको कहा जाता है इसे केवल तार सप्तक के नाम से जाना गया, जो 1943 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। और मित्रों, तार सप्तक का सीधा सा अर्थ है कि इसमें जो भी कवि है, यानी इसमें 7 कवियों को, जो 4 सप्तक है, पहला सप्तक इसमें भी 7 कवि, दूसरे में भी 7, तीसरे में भी 7, यानी प्रत्येक सप्तक में 7 कवियों को एक समान सी मिलती जुलती भाव बोध वाली रचनाओं को शामिल किया गया है। तो तार सप्तक ये 1943 में प्रकाशित हुआ। दूसरे सप्तक की बात करें तो ये 1951 में प्रकाशित हुआ। तीसरे सप्तक की बात करें तो ये 1959 में, और चौथे सप्तक की बात करें तो ये 1979 में प्रकाशित हुआ। और मित्रों, तार सप्तक के जो कवि हैं और चारों तार सप्तकों के कवियों का विवरण हम आपके लिए एक ट्रिक के माध्यम से समझाने की कोशिश करेंगे, और इसके लिए आपके लिए यानी तार सप्तक के जितने भी कवि हैं इनकी एक अलग से क्लास आपके लिए बना देंगे, और वो भी एक ट्रिक के साथ में, जिससे सारे के सारे कवि आपको याद हो जाएंगे। अब बात करें आज के अगले प्रश्न की। तार सप्तक मूलतः किसके मस्तिष्क की उपज थी? यानी तार सप्तक मूलतः किसके मस्तिष्क की उपज थी? तो इसका सही उत्तर होगा प्रभाकर माचवे। मित्रों, जो तार सप्तक है ये मूलतः प्रभाकर माचवे की मस्तिष्क की उपज थी, लेकिन इसका जो प्रवर्तक है, परंतु इसका प्रवर्तक या संपादक अज्ञेय रहे। अब बात करें आज के अगले प्रश्न की। प्रयोगवाद हमारे लिए साध्य नहीं अपितु साधन है। प्रयोगवाद हमारे लिए साध्य नहीं अपितु साधन है, यह कथन किसका है? तो इसका सही उत्तर होगा सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय का। यानी अज्ञेय ने कहा है कि प्रयोगवाद हमारे लिए प्रयोगशील कवि मोती खोजने वाले गोताखोर हैं। प्रयोगशील कवि मोती खोजने वाले गोताखोर हैं, यह पंक्ति किसकी है? तो इसका सही उत्तर होगा सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय का।
और मित्रों अंत में आप सभी से एक प्रश्न कि सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन को किस रचना पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। यानी सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय को किस रचना पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। इस प्रश्न का उत्तर आप हमें कमेंट्स में जरूर दीजिएगा। और मित्रों आप सभी से अनुरोध कि अगर हमारे चैनल यानी अपनी पाठशाला बाय बीएन सर चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और अपने मित्रों तक शेयर जरूर कीजिएगा। और फिर मिलेंगे इसी प्रकार की एक नई क्लास लेकर के। और अगली हमारी क्लास होगी तार सप्तक के प्रमुख कवियों के नाम और प्रत्येक तार सप्तक में कितने कितने कवि हैं, कौन सा कवि कौन से सप्तक में आ रहा है, इन सभी से महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर के। धन्यवाद।